कॉन्सिक्वेंसेस। अब अगर करंट अकाउंट डेफिसिट होता है तो उसके क्या नताइज है, या सरप्लस होता है तो उसके क्या नताइज है। करंट अकाउंट डेफिसिट सरप्लस, मिसाल के तौर पे अगर करंट अकाउंट सरप्लस है आपका, तो इसका मतलब आपने एक्सपोर्ट ज़्यादा किया, एक्सपोर्ट ज़्यादा किया तो दूसरे, या तो यूएस डॉलर आपके पास ज़्यादा है, या दूसरे मालिक के फॉरेन रिजर्व ज़्यादा हैं, ठीक है ना, या फिर आपकी अपनी करेंसी, जिसके पास आपकी करेंसी के रिजर्व थे उन्होंने आपको वापस दे दिए, तो आपकी करेंसी की इंटरनेशनल सप्लाई कम हो गई, तो आपकी करेंसी अप्रिशिएट हो गई, या दूसरे ममालिक की करेंसी आपके पास आ गई, तो वो कैसे आया, आपने एक्सपोर्ट्स किया तो पैसा आया ना किसी सूरत में, तो वो जो पैसा सारा आया तो उससे आपकी खुद की जो लोकल करेंसी है वो क्या हो गई, एप्रिशिएट। एप्रिशिएट होने की वजह से आज तो सरप्लस है, सालों साल एप्रिशिएट होती रही ना करेंसी, तो एक पॉइंट आएगा, अब आप डेफिसिट पे भी जा सकते हो फिर बाद में। अब वो एप्रिसिएशन को मैनेज करने के लिए, फिर करेक्ट करने के लिए कुछ करते भी है, या करंट अकाउंट सरप्लस आ गया अगर लगातार आ रहा है तो अपनी करेंसी स्ट्रांग हो रही है तो उसको वीक करने के तरीकेकार होते हैं। क्या मजीद नोटें छाप के, मतलब इंटरेस्ट रेट्स लो कर दो तो लोग और बोरो करेंगे, तो मनी सप्लाई आपकी करेंसी की मार्केट में बढ़ जाएगी, तो आपकी करेंसी दोबारा, जो आपकी करेंसी के सप्लाई अगर यहाँ पर खड़ी थी सप्लाई, तो आपका सप्लाई का आउटवर्ड शिफ्ट हो गया तो यहाँ पर आ गई, ठीक है ना, प्राइस इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आ गई, वीक हो गई करेंसी बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन सप्लाई। तो आपने लोअर इंटरेस्ट रेट्स कर दिए तो मार्केट में करेंसी सप्लाई बढ़ गई, जिसकी वजह से वो दोबारा डेप्रिशिएट हो सकती है, वो करेक्ट करने वाली पॉलिसी है, लेकिन उसके ऊपर बात मांगेंगे। अभी तो नताइज बता रहे हैं, सरप्लस आ रहा है तो नतीजा ये आपकी करेंसी अप्रिशिएट होती है, और अप्रिशिएट होती रही तो बाद में, और उसको अगर हमने मैनेज नहीं किया तो बाद में ऐसा हो सकता है कि वो आपकी करेंसी इतनी अप्रिशिएट हो जाए कि आप दूसरों के लिए आपके एक्सपोर्ट्स एक्सपेंसिव होना शुरू हो जाए, तो फिर वो आपका सरप्लस ही बाद में आपकी डेफिसिट की वजह बन सकता है। क्लियर है? अच्छा, तो सरप्लस ये हम बता रहे कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है ना, करंट अकाउंट के डेफिसिट के क्या इम्पैक्ट हैं, क्या इफेक्ट्स हैं, और सरप्लस के क्या इफेक्ट्स हैं। अगर सरप्लस आ रहा है तो मतलब आपका एक्सपोर्ट सेक्टर बूम हो रहा है, एक्सपोर्ट सेक्टर बूम हो रहा है तो मतलब वहाँ वो एक्सपोर्ट सेक्टर की वजह से, कि बूम की वजह से आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर क्या है, जीडीपी ऊपर जा रही है, एम्प्लॉयमेंट्स ऊपर जा रही हैं, ठीक है, लिविंग स्टैंडर्ड ऊपर जा रहा है, सही, क्योंकि सबका इनकम लेवल्स आ गए। तो और डेफिसिट के नताइज क्या आ सकते हैं, डेफिसिट के नताइज ये आ सकते हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट चले जा रहा है अगर, तो इसका मतलब आपका मुल्क से पैसा ज़्यादा जा रहा है, क्योंकि आउटफ्लो ज़्यादा है। जब आपके मुल्क से पैसा ज़्यादा जा रहा है तो या तो फॉरेन रिजर्व्स खत्म हो रहे हैं आपकी, या तो अपनी खुद की मुल्क की मॉनेटरी सप्लाई जो है ना वो छाप के आप दिए जा रहे हो एक तरह से, तो आपकी करेंसी डेप्रिशिएट हो जाएगी, करेंसी आपकी डेप्रिशिएट हो जाएगी। और डेप्रिशिएटेड करेंसी के बाद ऐसा हो सकता है कि आपकी एक पॉइंट ऐसा है आप एक्सपोर्ट्स के अंदर भी कॉम्पिटिटिव हो जाओ, लेकिन इट्स नॉट गुड। डेफिसिट होना और करेंसी डेप्रिशिएट होना मतलब करेंसी की परचेजिंग पावर गिरना, करेंसी की परचेजिंग पावर गिरने का मतलब ये है कि फिर चीज़ों के प्राइसेस बढ़ जाएंगे, मतलब इन्फ्लेशन फील होगी लोगों को, सही है ना, कि करेंसी छप के जाए जा रही है, माल आए जा रहा है, इंपोर्ट हुए जा रहा है, तो इससे फिर क्या है कि आप की मनी सप्लाई इतनी बढ़ जाएगी थ्रू आउट द वर्ल्ड कि अब आपकी चीज़ों को खरीदार जब आएंगे खरीदने, वो पैसा खर्च भी करने आएंगे, तो आपके गुड्स तो वही के वही हैं और पैसा बहुत ज़्यादा मार्केट में फ्लोट कर रहा है, सो टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स, सो दैट्स इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन इसके ऊपर जा सकती है। करंट अकाउंट डेफिसिट्स इज द रिप्रेजेंटेटिव कि आप ओवरऑल जो प्रोड्यूस कर रहे हो इट इज लेस देन यू आर कंज्यूमिंग, क्योंकि आपकी, आप सोचो आपकी टोटल प्रोडक्शन मिसाल के तौर पे 100 यूनिट्स थी, ठीक है ना, 20 यूनिट्स प्लस 80 यूनिट्स, टोटल आपकी ये प्रोडक्शन थी 100 यूनिट्स, और कंजम्पशन आपकी थी ये 80 यूनिट्स कंज्यूम किया आपने, प्लस 30 यूनिट्स और कंज्यूम किए। ये 30 यूनिट्स कहाँ से आए, इंपोर्ट हुए, और ये 20 यूनिट्स क्या, एक्सपोर्ट हुए। तो आपकी टोटल प्रोडक्शन 110 है, पर कंज्यूम क्या कर रहे हो आप, टोटल प्रोडक्शन आपकी 100 है, ठीक है ना, ये प्रोडक्शन है, और आप कंज्यूम कितना कर रहे हो, 110। टोटल इस प्रोडक्शन में से 20 आपका एक्सपोर्ट हो रहा है, ठीक है, तो 20 तो आपके पास से
एक्सपोर्ट हो रहा है, लेकिन उसके बदले 30 आपके पास आ रहा है इंपोर्ट के तौर पे। तो ये जो इंपोर्ट कर रहे हो वो कंज्यूम कर रहे हो, खुद जो लोकली प्रोड्यूस करके लोकली कंज्यूम किया वो, तो 30 और 80 खुद कंज्यूम किया टोटल। तो कंजम्पशन इज ग्रेटर, प्रोडक्शन इज लेसर, तो प्रोडक्शन इज लेसर देन कंजम्पशन आपके मुल्क में। सो विच इज एन इम्बैलेंस, ठीक है ना, दैट इज व्हाई इट इज लीडिंग टू द ट्रेड इम्बैलेंस। यही इम्बैलेंस तो ट्रेड इम्बैलेंस की तरफ लेके जा रहा है। ट्रेड इम्बैलेंस क्या? यस, एक्सपोर्ट्स आर लेस देन इंपोर्ट्स, ठीक है। सो व्हेन यू रीड दिस, करंट अकाउंट सरप्लस है तो क्या करता है? बूस्ट, एम्प्लॉयमेंट बूस्ट करता है, क्योंकि आपका एक्सपोर्ट सेक्टर ग्रो कर रहा है, आपकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, आपकी जीडीपी ग्रो हो रही है, आपका करेंसी अप्रिशिएट होगी, करंट अकाउंट सरप्लस होगा, उसके नतीजा आपका इन्फ्लेशन कम होगा, क्योंकि आपकी करेंसी स्ट्रांग हो रही है तो उसकी परचेजिंग पावर बढ़ रही है। तो इन्फ्लेशन का रेट, इन्फ्लेशन जिस रेट से होता है वो उस रेट से नहीं और डिसइन्फ्लेशन हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा इन्फ्लेशन का जो रेट है, ग्रोथ रेट है, वो कम हो जाएगा। इतनी तेजी से प्राइसेस नहीं बढ़ेंगे मार्केट प्राइसेस, क्योंकि आपकी करेंसी स्ट्रांग होती जा रही है। फिर इसके अलावा जब आप एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हो तो दूसरे ममालिक के आपके पास एसेट्स आ रहे हैं। क्या? दूसरे ममालिक या तो पैसे अपनी करेंसीज दे रहे हैं तो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में जमा हो रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, दूसरे ममालिक अगर पैसे नहीं दे पा रहे तो उनसे रिसीवेबल हो गया। दूसरे ममालिक ने इतना पैसा दे दिया कि इतना सरप्लस हो गया कि वही हमने स्पेंड उनके कंट्रीज में री इन्वेस्ट किया, दूसरी कंट्रीज में री इन्वेस्ट किया, और उन कंट्रीज के पोर्टफोलियोज उठा लिए, शेयर्स उठा लिए, लोन्स दे दिए उन कंट्रीज को, या वहाँ पर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर दिया, एफडीआई, कि वहाँ पर कोई बिजनेस प्रॉपर खोल लिया, ठीक है ना। तो कुछ ना कुछ आपके मुल्क से वहाँ इन्वेस्ट हो गया, सरप्लस के बाद ही स्पेस बनता है ना आपके पास, और इससे क्या होगा? फ्यूचर में और सरप्लस क्रिएट होगा, क्योंकि बाद में फिर इनकम्स भी तो आएंगी ना। क्लियर है? क्योंकि भाई सीधा ये तो आपको मैंने कल बताया था ना, खैर ये आपके ए लेवल में ज़्यादा काम की बात है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर रहते हुए अगर आपका करंट अकाउंट पॉजिटिव है, करंट अकाउंट मिसाल के तौर पे लेट्स सपोज 20 से पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपके मुल्क में पैसा ज़्यादा आया। अब वो जो पैसा आया या तो वो रिजर्व हो जाएगा, फॉरेन रिजर्व में चला गया, तो आपका फाइनेंशियल अकाउंट नहीं बढ़ जाएगा। एक्चुअली जब आप फाइनेंस करते हो तो आपके पास से एक तरह पैसा जा रहा है, तो कैसे, ये कहाँ फाइनेंस किया? हो सकता है आपने किसी और कंट्री के अंदर फाइनेंस कर दिया, ठीक है ना, तो फाइनेंशियल अकाउंट के लिए नेगेटिव है वो। जब फाइनेंस प्रोवाइड कर रहे हो तो एक तरह से फाइनेंशियल अकाउंट के खाते में आपके पास से पैसा जा रहा है, तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट 0 हो गया। अगर पैसा जा नहीं रहा, हमारे पास ही रह रहा है, तब भी फाइनेंशियल अकाउंट में अगर हमारे पास 20 पैसा इजाफी आया, अब वो इजाफी हमारे पास जो पैसा आया वो उसको हम जमा देंगे कहीं, रिजर्व के तौर पे रख लेंगे, तब भी क्या हुआ? वो पैसा आपके पास आपके बैंकिंग सिस्टम और इकोनॉमी के अंदर फ्लोट नहीं हो रहा, वो आपने रिजर्व कर दिया, तो रिजर्व करने के लिए माइनस ही हुआ ना। वो 20 था, वो 20 उड़ा थोड़ी दिया बिल्डिंगों पे चढ़ के, वो 20 रिजर्व कर लिया आपने अपने पास तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में कन्वर्ट हो गया, तो -20। अब कल को क्या होगा? कल को मिसाल के तौर पे आपका करंट अकाउंट डेफिसिट आया 10, तो ये जो रिजर्व किया हुआ था उसमें से निकाल लेंगे उसको पे ऑफ करने के लिए, वो +10 हो जाएगा, तो बीओपी 0 रहेगा। पर बीओपी 0 होते हुए इज इट अ फेवरेबल बीओपी और नॉट, ये इंपॉर्टेंट है। बीओपी तो 0 ही होगा, लेकिन फेवरेबल है या नहीं है। मिसाल के तौर पे बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो कुछ इस तरह से है कि आपका -20, मतलब आपका करंट अकाउंट डेफिसिट आया 20 का, उसके बदले आपने लोन्स ली, तो लोन्स लेने की वजह से आपके पास 20 आ गया, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट 0 हो गया, बट इट्स नॉट फेवरेबल, लोन्स के ऊपर चल रहा। क्लियर हो रही है? सो बात यहां से शुरू हुई थी कि आपकी जो फॉरेन एसेट्स हैं, जब आपका करंट अकाउंट सरप्लस पे रह रहे हो तो आपके फॉरेन एसेट्स बढ़ जाएंगे, आपके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आ जाएंगे, दूसरे ममालिक की करेंसीज आ जाएगी, आपके पास दूसरे ममालिक में इन्वेस्टमेंट करने की कैपेसिटी आ जाएगी। सही, जब आप ट्रेड ऐसे करोगे, लाइक एक्सपोर्ट्स कर रहे हो ज़्यादा, तो जो पैसा है उसको क्या करोगे? तो रिजर्व करोगे। रिजर्व करना इतनी अच्छी बात, मतलब सही है, लेकिन वो तो पड़ा रहेगा ना। इससे बेहतर ये कि वो आप जो ना इन्वेस्ट कर लो,
और वैसे भी खासतौर पे किसी ऐसी कंट्री का रिजर्व करके रखा है आपने करेंसी जिसकी करेंसी ओवर टाइम डेप्रिशिएट होगी, तो उसकी जितनी करेंसी आपके पास है वो तो अपनी कदर खोती रहेगी। तो बेहतर यही कि उसको इन्वेस्ट करके कोई पोर्टफोलियोज ले लो। तो इफेक्ट्स क्या है करंट अकाउंट सरप्लस के, और इस तरीके से करंट अकाउंट डेफिसिट के क्या क्या इफेक्ट्स हैं, तो ये सारे हमने कर लिए। वैसे कि जैसे करंट अकाउंट डेफिसिट जो है, अच्छा करंट अकाउंट डेफिसिट आने की वजह से एम्प्लॉयमेंट कम नहीं होती, इस बात का ख्याल रखना। गलती से ये मत समझना करंट अकाउंट डेफिसिट आ गया इसलिए एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी। ओ भाई, करंट अकाउंट डेफिसिट इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि आपकी इंपोर्ट ज्यादा है, मतलब लोकली आप प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो, लोकली प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो, जितनी कंज्यूम कर रहे हो उतना प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो, तो इसका मतलब आपके जो मुल्क के अंदर के लोग हैं वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वो कंबाइन ही नहीं हो रहे, वो कुछ प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहे, सो दे आर जॉबलेस एंड दे आर डिपेंडेंट ऑन इंपोर्ट्स, यूँ समझो, ठीक है ना। सो करंट अकाउंट डेफिसिट सजेस्ट्स that there is unemployment in the country, there is underproduction in the country, so there is less less economic growth in the country, ठीक है। आप एक्सटर्नल फाइनेंस पे डिपेंडेंट हो जाते हो, अगर आप डेफिसिट में ऑपरेट कर रहे हो तो डेफिसिट को पूरा करने के लिए आपको कहीं से लोन्स चाहिए होंगे किसी दूसरी कंट्री से, आपकी करेंसी डेप्रिशिएट हो रही होती है, तो ये सब पीछे मैंने रफली बता दिया। ये बड़ा अच्छा पॉइंट लगता है मुझे। स्ट्रक्चरल वीकनेस मतलब ये होता है कि आपके स्ट्रक्चर में ही मसला है, कि आप परमानेंट डैमेज की तरफ हो। करंट अकाउंट डेफिसिट होता जा रहा है, इसका मतलब आप उस लेवल पे आ ही नहीं पा रहे कि खुद भी अपने जितना कंज्यूम करना उतना प्रोड्यूस कर पाओ, ना तो उस लेवल पे आ पा रहे हो, ठीक है ना। जब भी तो बाहर से मंगवाना पड़ रहा है, कम से कम आप खुद कफील तो हो जाते, या बाहर से अगर मंगवाना पड़ रहा है तो उतना ही एक्सपोर्ट कर लेते ताकि नेट ऑफ जीरो होता। आप तो डेफिसिट में हो, चले एक आध साल डेफिसिट समझ में आता है, लेकिन अगर लगातार डेफिसिट में, ईयर ऑन ईयर डेफिसिट में, तो इसका मतलब वो कंट्री तो स्ट्रक्चरल वीकनेस में, पूरी दुनिया स्किल लेवल वाइज, टेक्नोलॉजी वाइज, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन वाइज कहाँ पहुंची हुई है और आप कहाँ के कहाँ खड़े हो, तो आप तो बस इंपोर्ट ही कर रहे होगे। सो आपकी लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ हिंडर हो जाती है, मतलब लिमिट हो जाती है आपकी लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ, अगर आप परसिस्टेंटली डेफिसिट पे ऑपरेट करो, मतलब आप कॉम्पिटिटिव हो ही नहीं दुनिया के अंदर। एक्सचेंज रेट इनस्टेबल रहता है आपका, ऊपर बताया ना, वीक हो जाता है। वीक होना तो एक बात है, इसके अलावा वीक होता चला जाए अगर आपका एक्सचेंज रेट, तो कोई दूसरी कंट्री का इन्वेस्टर आपके मुल्क में इन्वेस्ट करते हुए 4 दफ़ा सोचेगा। आप उसको बता तो रहे हो कि हमारे मुल्क में इन्वेस्ट करोगे तो आपको कितना हाई इंटरेस्ट रेट मिलेगा। आपके मुल्क में तो सिर्फ आपको जो है ना इंटरेस्ट रेट जो है वो 5% मिल रहा है, हमारे मुल्क में तो आपको जो इन्वेस्ट करने पे 16% इंटरेस्ट रेट मिलेगा, तो खुश हो जाएगा। लेकिन वो थोड़ी बात गौर करेगा, कहेगा लेकिन आपकी करेंसी इतनी डेप्रिशिएट हो जाती है हर साल कि वो जो 16 आज मैं अगर वो $100 भिजवाऊंगा ना, मिसाल के तौर पे आपके मुल्क में आज मैं $100 भिजवाऊंगा, तो लेट्स सपोज वो 20,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट बनेंगे, और उस 20,000 रुपये के ऊपर जब मुझे पूरे साल में 15% रिटर्न मिलेगा तो वो होगा 3,000 रुपये, ठीक है। $100 आज के दिन 200 के रेट पे 20,000 बने ना। अगर $1 200 का है, अगर $1 200 का है, 200 रुपीज़ का है, तो $100 20,000 के बने, सही है। अब एक साल बाद वो $3,000 जब वो 20,000 रुपये के ऊपर 15% रिटर्न मिला मुझे प्रॉफिट की सूरत में, इंटरेस्ट की सूरत में, जो भी है, वो जब वापस आया मेरे मुल्क में, ठीक है, और पता चला तब तक आपकी करेंसी 320 पे पहुंची हुई है, 320 का $1, तो ये 3,000 है, उसको जब मैं 320 से डिवाइड करूंगा तो मेरे मुल्क में तो मुझे $9 का $9.3 मिल रहा है, which is not 15-16%, which is only 9%। और क्या पता इससे ज्यादा वीक हो जाए, वी नेवर नो, क्योंकि इतनी वोलेटाइल करेंसी। दूसरी बात सिर्फ ये नहीं है, सिक्योरिटी रीजंस, ये नहीं पता, क्या पता आपकी इकोनॉमी के अंदर अभी 15% पे है, आपका मुल्क के अंदर फिर कुछ लोन्स वगैरह बाहर से आपका मुल्क उठा ले और इंटरेस्ट रेट स्लो कर दे अपने, ताकि इकोनॉमी को बूस्ट करने लगे, तो फिर मेरे को रिटर्न कम मिलेगा, 15% की और कम मिलेगा, तो हो सकता है फिर वो एक और कम अमाउंट हो। तो इन्वेस्टर जो है वो कहीं इन्वेस्ट करते हुए ये चाहता है रिलायबल हो एक्सचेंज रेट, कि वो जो प्रॉफिट मेरे मुल्क में मिल रहा है लेकिन रिलायबिलिटी के साथ उससे ज़्यादा परसेंटेज रिटर्न भले आपके मुल्क से मिल रहा है, लेकिन रिलायबिलिटी नहीं है, सिक्योरिटी इशूज़ है,
कि देखिए हम आपको तो ना 30% का 20% का आपको आपके मुल्क में प्रॉफिट हो सकता है सालाना, हमारे मुल्क में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको 30% का गेन हो सकता है। चलो इन्वेस्ट कर दिया, पता चला वो कोई डिज़ास्टर आ गया, सैलाब आ गया, पानी नहीं जा रहा, या कोई जो है ना हुकूमत के हुकूमत के मसाइल आ गए तो हड़तालें हो गई, रोड ब्लॉक, ये ब्लॉक, वो ब्लॉक, अचानक से इंटरनेट बंद कर दिया। इतनी बड़ी हमने इंफॉर्मेशन सिस्टम की इन्वेस्टमेंट की और हम हाईली डिपेंडेंट है ट्विटर पे, आपने ट्विटर ब्लॉक कर दिया। सही है। सो ये रेड टेप्स नहीं पसंद इन इन्वेस्टर्स को। सही है। सो वन ऑफ दोज रेड टेप्स इज एक्सचेंज रेट। अगर आपका एक्सचेंज रेट इनस्टेबल है, स्टेबल नहीं है, तो कॉन्फिडेंस वुड नॉट लाइक टू इन्वेस्ट इन योर कंट्री के इतना वॉलेटाइल है। फिर पॉलिटिकल कंसर्न्स आ जाते हैं। एक नतीजा करंट अकाउंट डेफिसिट का ये भी है कि पॉलिटिकल मसाइल शुरू हो जाता है मुल्क में, लोग खुश नहीं रहते फिर ऐसी गवर्नमेंट से कि जिस गवर्नमेंट के मौजूदगी में आपकी करेंसी वीक होती है तो क्या होता है, इन्फ्लेशन होता है, परचेजिंग पावर गिर गई ना करेंसी की, इन्फ्लेशन होता है तो फिर लोग नाखुश रहते हैं क्योंकि उनकी वांट्स ही पूरी नहीं हो रही जो कल तक हो रही थी, जो कल तक पूरी हो रही थी वो पूरी नहीं हो रही वांट्स, तो फिर वो हुकूमत से जो है वो बरहम हो जाते हैं, गुस्से हो जाते हैं। ठीक है। और वो स्ट्राइक्स पे जाते हैं, वो हुकूमत को जो है ना वो ख़त्म करने की डिमांड करते हैं या कुछ भी XYZ। सो ये पॉलिटिकल कंसर्न्स भी आना शुरू हो जाते हैं।